Good morning, children. Today we are going to discuss about very important topic of your science book. Children, before starting the lesson, we should make a pray. Om Angring Vad Vad Varvadini Sri Saraswatyo Namah. बच्चों, आपने देखा होगा, आप स्कूल जाते हैं तो पैदल नहीं जाते हैं, किसी ट्रांसपोर्ट से आप स्कूल जाते हैं या अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं। आज के डेट में बिना ट्रांसपोर्ट का रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, शायद ही कोई रह पाए। जंगल में भी अब लोग ट्रांसपोर्टेशन की उम्मीद करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह को कैरी करना। जिसे सुबह सुबह घर में देखते होंगे, गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकाल। गाड़ी वाला आता है और घर का हम कचरा जैसे निकाल कर गाड़ी में डालते हैं। स्कूल की वैन आती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो हमारे बॉडी में भी कुछ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होना चाहिए ना। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हमारे बॉडी में भी बनाया गया है, जो कि क्या करेगा, तो फूड और एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जिससे हम कभी सोचो कि हम खाना तो मुंह में खा रहे हैं और ये पाँव का नाखून कैसे बढ़ रहा है, उससे कैसी एनर्जी मिल रही है। और अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं, चक्कर आ जा रहा है, यानी ब्रेन को हमें एनर्जी नहीं मिल पा रही है। तो ये जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फूड और एनर्जी पहुंचाने का काम करता है, वह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ही काम है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होते हैं। सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about transportation in animals and plants, and be sincere, be attentive in class. If you have any doubt, must write down in comment box so that I can resolve your doubts, and request to parents that this class is purely on contributive concept. It means this class is a contribution from my side to the society, and in return I just expect must subscribe this channel to acknowledge our contribution, to acknowledge our efforts. और अगर आपके आसपास कोई जो बच्चे हैं क्लास 7 के, उन्हें इस चैनल के बारे में बताएं, उस कंटेंट्स को शेयर करें। यह चैनल फिलहाल सिर्फ क्लास 7 के बच्चों को टारगेट करके बनाया गया है। पापा क्लासेस, एक पापा के द्वारा तैयार किया गया लेसन अपनी बिटिया के लिए, जो कि कक्षा 7 में पढ़ रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट today's topic: transportation in animals and plants. The entire lesson is based purely on the syllabus of NCERT. As in earlier classes, I always remind you to note down the important terms in your notebook from your class book, and try to write at least one sentence on each word. जैसे अमोनिया, अमोनिया हम पढ़े, वर्ड सुने, तो अमोनिया सुनते हमारे दिमाग में क्या आया? इट्स ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। आर्टरी, व्हाट इज आर्टरी? आर्टरी सुनकर हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? आर्टरी इज a tube-like structure that carries blood from heart to different organs of body. And blood सुनते ही लाल लाल खून की याद आती है। तो आपके बुक में जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ग्लोसरी के रूप में हो
या आप रीडिंग एक बार इस क्लास को पढ़ने के पहले अपने क्लास की बुक को थोरोली रीड करें, और जो भी अननोन वर्ड्स, न्यू वर्ड्स जो आपने पहली बार देखा या जिसका मतलब नहीं समझ आ रहा, उस वर्ड को अपने नोटबुक में लिखें। और अगर किसी नोट वर्ड्स के बारे में कुछ डाउट्स है जो कि आपको बुक से नहीं कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, इस क्लास को देखने के बाद कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। So, all organisms need food, water and oxygen for survival. Without food, can you survive? Never. Without water, can you survive? Never. एक दिन का उपवास रख सकते हो बिना भोजन बिना जल का, लेकिन लंबे दिन तक नहीं रह सकते हो। और ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कितने देर रह पाओगे? हार्डली 2 मिनट, 5 मिनट। बहुत बड़ा योगी कोई है साधना में रहता है हमेशा, आधे घंटा रह सकता है, उससे ज्यादा तो ऑक्सीजन के बिना कोलैप्स ही कर जाएगा। सो दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। ये फूड, वाटर, ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में आ रहा है वो एक जगह नहीं पड़ा रहता है, और ऐसा नहीं कि एक जगह आया और सारे पूरे बॉडी में फैल गया, डिफ्यूज कर गया। नेवर, इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं है, बल्कि उसको जैसो एक कैरियर होता है जो कि अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है। सपोज कि हमारा बॉडी है वो अपार्टमेंट है, तो हमारे अलग अलग पार्ट्स जैसे अपार्टमेंट के अलग अलग फ्लैट्स हैं, और जो हमारे फूड आया, वाटर आया और ऑक्सीजन आया, अगर किसी एक ही फ्लैट को मिले तो क्या होगा? बाकी फ्लैट्स वाले कमजोर हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो सभी को इक्वली मिलना चाहिए, तो इसके लिए कैरियर होता है। वो कैरियर क्या है? एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। और फूड ऑक्सीजन तो चाहिए ही, जो कचरा घर में पैदा हो रहा है उस कचरे को फेंकने वाला भी चाहिए। तो एक ऐसा कैरियर होता है जो फूड, वाटर, ऑक्सीजन को अलग अलग फ्लैट्स में डालता है और वहां से कचरे उठाकर बाहर फेंकता है। दिस इज ऑल पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट वर्क्स एज ट्रांसपोर्टर ऑफ बॉडी। तो हमारे बॉडी में एक जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, वह क्या होता है? सर्कुलेट करते रहता है, जिस सर्कुलेशन के दौरान वह फूड, वाटर, ऑक्सीजन को अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचाता है, और उस बॉडी पार्ट्स के पास जो कचरा रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड रहा, उसको लेकर बाहर रिलीज करता है। इसी का काम है ट्रांसपोर्टरी सिस्टम का, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम, और कचरा के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी में है। तो हम आज डिटेल से पढ़ते हैं। पहले इस क्लास में हम सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम को फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखेंगे। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, नाम से ही लग रहा है कि सर्कुलेट करता होगा कुछ ऐसा चीज जो एक क्लोज्ड चैम्बर में, एक क्लोज्ड पाथवे में सर्कुलेट करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला क्या है? हार्ट। ये जो देख रहे हो चेस्ट के पास एक इस तरह से जो मुट्ठी जैसा स्ट्रक्चर रहता है, वह हार्ट हुआ, और यह लगातार पंप करते रहता है। क्या करते रहता है? पंप करते रहता है नॉन स्टॉप। और इससे 2 पाइप लगे रहते हैं, एक आर्टरी जो रेड कलर का है, और दूसरा वेन जो ब्लू कलर का है। ब्लू और रेड को इस तरीके से समझो कि जो रेड रहता है प्योर रहता है, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये आर्टरी जो है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वह जैसे पूरे बॉडी में, इंटायर बॉडी में जैसे सर्कुलेट करता है। उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है और फूड रहता है। और रिटर्निंग में क्या करता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, जो रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है नाक में सीधे नहीं निकल जाता है, बल्कि ब्लड के थ्रू अलग अलग पार्ट से ब्लड में मिलता है, जो डीऑक्सीजनेट ब्लड हो जाता है, और उस ब्लड को वेन तक, वेन के जरिए फिर वापस लंग्स में पहुंचाया जाता है। लंग्स में फिर ऑक्सीजन अंदर आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला।
क्लियर? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कुल कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं? हार्ट, आर्टरी एंड वेन। आर्टरी जनरली मोटा रहता है, वेन पतला रहता है। आगे पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है। So let's begin about circulatory system. The main constituent of circulatory system is blood. What is blood? Blood is the fluid which flows in blood vessels. हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वेसल्स मतलब बर्तन, जिस बर्तन से बहता है ब्लड उसको ब्लड वेसल्स कहेंगे। What does it do? It transports substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. अगर ध्यान से पढ़े होगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो उससे मैंने बतलाया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई जो है सो उस ब्लड में फूड को इंटेस्टाइन से फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचाता है। तो वहां से ब्लड जो है उस फूड को, एब्जॉर्ब फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पहुंचाते हैं। नाउ इट कैरीज, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड जो है लंग्स में रिस्पायरेशन होता है, ब्रीदिंग करते हैं लंग्स में। जो चेंबर होते हैं, गैस चेंबर, उसको क्या कहते हैं? अल्वियोलाई। तो अल्वियोलाई में जो ब्लड एयर जमा होते हैं वह ब्लड में डिफ्यूज कर जाते हैं। ऑक्सीजन जो लंग्स में आया वह ब्लड में डिफ्यूज कर गया और ब्लड जो है लंग्स से ऑक्सीजन को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ले गया और रिटर्निंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड लाया था वह अल्वियोलाई में फिर वापस भेज देता है। तो अल्वियोलाई जैसे उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से एब्जॉर्ब करके बाहर नाक के द्वारा एक्सहेल कर देता है। ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। जो यह बॉडी के भी डिफरेंट पार्ट से जो रिमूवल वेस्ट लाता है ब्लड, उसको भी ट्रांसपोर्ट करके बाहर फेंकने का काम करता है। सो हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? थोड़ा समझने में लग रहा है ना कि ब्लड के कैसे ले जाता है। क्या उसमें खाना का टुकड़ा दिखाई देता है या हवा का बुलबुला दिखाई देता है? ऐसा होता है? एक्चुअली ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड called plasma in which different types of cells are suspended. Suspended मतलब लटका हुआ। तो ब्लड का जो फ्लूइड होता है, ब्लड फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, उसमें जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं और ब्लड के थ्रू वो मूव करते हैं। और इसके अलावा प्लाज्मा के अलावा क्या होते हैं? ब्लड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं। सेल्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सिमिलरली जो ब्लड का भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो ब्लड सेल्स हुए। जनरली टू टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। फर्स्ट वन इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एज द नेम इटसेल्फ सेज। व्हिच कलर इज दिस? रेड। क्यों होता है ऐसा? इट कंटेन्स रेड पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। याद करो, प्लांट्स ग्रीन दिखता है, क्यों? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो ब्लड रेड दिखता है, क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पिगमेंट होता है उस ऑर्गेनिज्म के या उस सेल्स को कलर उस सेल्स को देता है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से हमारा ब्लड सेल्स जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, वो रेड होता है। एक्चुअली hemoglobin binds with oxygen and transport it to all the parts of the body and ultimately to all the cells. केमिकल रिएक्शन जो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लासेस, उस केमिकल रिएक्शन में ध्यान होगा ऑक्सीजन जो है वह बहुत हाईली रिएक्टिव होता है और उसका नेचर होता है किसी भी मेटल के साथ तुरंत जुड़ जाना, और उसको ऑक्साइड बना देना। जैसे आयरन के साथ जुड़ते हुआ रस्ट हो जाता है, रस्टिंग आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो हीमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा जो मेटल्स पाए जाते हैं वो आयरन होते हैं। तो जाहिर है आयरन आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है।
तो हीमोग्लोबिन जो है सो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, जहां ऑक्सीजन की जरूरत होती है ऑक्सीजन ले लेता है उस बॉडी पार्ट्स और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो बॉडी को वापस भेज देता है। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं होता तो बॉडी के अलग अलग सेल्स में अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाना बहुत ही टफ होता है। उनको याद होगा रिस्पायरेशन चैप्टर में पढ़ा था एनाएरोबिक रिस्पायरेशन बॉडी में भी होता है, मसल सेल्स में होते हैं, इसी की वजह से क्रैम्प हो जाता है खेलने में स्पोर्ट्स पर्सन को। ये क्यों हुआ? मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, इमरजेंसी में एनर्जी चाहिए थी, उसने एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कर लिया जिससे क्या बना दिया, लैक्टिक एसिड बन गया। हाँ, तो ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज़्यादा है, उसको कौन पहुंचाएगा? लंग्स यहाँ है और इस जगह पर लंग्स है, यहाँ से जो ऑक्सीजन जैसे पूरे जगह कैसे फैलेगा? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा फैलेगा, ब्लड के द्वारा फैलेगा। ओके, इसलिए जब हीमोग्लोबिन की कुछ कमी होती है तो भी आदमी बीमार होने लगता है। जनरली दो टाइप्स के हीमोग्लोबिन की कमी की होती है। एक सिकल सेल, सिकल मतलब हंसिया, देखे हो घास काटने वाला हंसिया? आज के बच्चे हो सकता है ना देखे, क्योंकि आजकल घास काटने के लिए मशीन आने लगा है, लेकिन गांव में अभी इस्तेमाल होता है हंसिया। और भारत के एक पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह भी है हंसिया वाली छाप, लाल झंडा गांव में जो दिखाया जाता है। तो वो जो हंसिया होता है उस टाइप का सेल्स हो जाता है हीमोग्लोबिन का। उससे क्या होगा? तो जो ओवल होना चाहिए था, जैसे ये माउस है, ये इसका शेप होना चाहिए, और अगर ऐसा हो जाएगा, इसको हाफ कर देंगे तो इसका सरफेस एरिया घट जाएगा। तो जो हीमोग्लोबिन था वो सिकल हो गया, तो उसका सिकल शेप हो गया, तो सरफेस एरिया घट गया। अब सरफेस एरिया घट गया तो उससे क्या होगा? जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन को अटैच करेगा, जब सरफेस एरिया कम होगा तो कम ऑक्सीजन को अटैच करेगा। कम ऑक्सीजन को अटैच करने का मतलब बॉडी सेल्स को कम ऑक्सीजन मिलेंगे, और कम ऑक्सीजन मिलने का मतलब हमें हफनी आने लगेगी, बेचैनी आने लगेगी, हमारा ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, कमजोरी आने लगेगी, शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हम मूर्छित होकर गिर सकते हैं, कन्वर्सन हो सकता है। तो और एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में ए मतलब नो हीमोग्लोबिन, एनीमिया मतलब नो हीमोग्लोबिन। तो जब हीमोग्लोबिन की संख्या कम होने लगती है, जहां मान लो 14,000 होना चाहिए था, उसकी जगह 9,000 हो गया, 7,000 हो गया, तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो गई, कम ऑक्सीजन आ रहा है। तो सिकल सेल एनीमिया हो या हीमोग्लोबिन एनीमिया हो, उसके पेशेंट जो होते हैं उनको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और जब तक उनको ऑक्सीजन पर चलाने की जरूरत पड़ती है। So the presence of hemoglobin is very important for our body, and it is the hemoglobin that gives blood red color. Okay, another kind of blood cells are white blood cells. White नाम इसका सफेद होगा। कभी जब घाव हो जाता है, पुराना घाव, जैसे उंगली में कट हुआ, लाल खून बहने लगा, लेकिन जब पुराना घाव हो जाता है, अगर कट जैसे नहीं भरा, तो उसमें तुम देखते हो कुछ दिन बाद व्हाइट जैसे ब्लड बहने लगता है, जिसको मवाद पी ये कहते हैं, और वह थोड़ा गाढ़ा भी होता है, और जो उसको बहाओगे तो देखोगे कि वह रेड सेल्स जितना पतला नहीं रहता, वो थोड़ा गाढ़ा रहता है, उसमें बहुत सारे जर्म्स रहते हैं। एक्चुअली वो क्या है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वह डिफेंस है, बॉडी का डिफेंस सेल्स है। जैसे बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है ना, बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, वैसे हमारे बॉडी पे ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है व्हाइट ब्लड सेल्स। बीएसएफ हो गया हमारे बॉडी का, वो क्या करता है? जो भी जर्म्स आया उसको पकड़ के घेरता है चारों तरफ से। देखते हो बहुत सारे वार पर जो वीडियो रहता है, उसमें क्या होता है, कोई दुश्मन आया, चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है मूवमेंट करके, और उसको फिर मारा जाता है, किल किया जाता है। तो उसी तरह से जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, जब उसको चारों ओर से घेर लेता है, उसको किल करता है, और फिर घाव से जो पस होता है, पस के थ्रू बहा देता है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स खराब नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द security of our body. And beside the above cells, red blood cells and white blood cells,
और कुछ होते हैं ब्लड में, यस। एक होता है प्लेटलेट्स। डेंगू आजकल आने वाला है फिर सीजन, बरसात में डेंगू बहुत हो जाता है। डेंगू में देखोगे क्या हो गया जी, ब्लड प्लेट्स बहुत कम हो गया। अब ब्लड प्लेट्स कम हो गया तो क्या होगा, क्या हो रहा है देख रहे हो, तुरंत उसकी कमजोरी होने लगती है। अगर नहीं ब्लड प्लेट्स है, उसे चढ़ाया गया एक्स्ट्रा, तो पेशेंट की मौत भी हो जाती है। ये ब्लड प्लेट्स का क्या काम है, कभी सोचे हो? हम्म? अभी उंगली में मैंने बताया कि कट हो गया, ब्लड बहने लगा, लेकिन क्या लगातार ब्लड बहते रहता है? नहीं, कुछ देर बाद जैसे ब्लड का बहना रुक जाता है। जैसे ही ब्लड जो कटा वह हवा के संपर्क में आता है, एयर के संपर्क में आता है, तो केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, जिसको कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स कहते हैं। और ये ब्लड क्लॉटिंग जो है वह क्या होता है, जैसे नेल पॉलिश को लगाने पर एक लेयर बन जाता है ना, पपरी सूख जाता है, वैसे ही ब्लड पे पपरी बन जाता है और वह ब्लड को रोकने से बंद कर देता है। ये जो पपरी बनता है, क्लॉटिंग बनता है, ब्लड क्लॉटिंग, ड्यू टू प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स ना रहे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनेगा, यानी प्लेटलेट्स कम हो गए तो उसका ब्लड बहना नहीं रुकेगा, और इसलिए जरा से इंजरी हुआ तो आदमी का ब्लड सारा बह जाएगा। ओके, सो ब्लड जो है वो लिक्विड है, फ्लूइड है, तो वो बॉडी के अंदर कैसे रहेगा? अगर ऐसे रख दिया जाए, कभी किचन में पानी को किसी जगह रख दो तो क्या होगा, पूरा पानी फैल जाएगा। या कोई भी लिक्विड आइटम टेबल पर रख दो तो फैल जाएगा। उसको रखने के लिए एक बर्तन चाहिए ना, कोई वेसल्स चाहिए। तो ब्लड को रखने के लिए भी, ब्लड को कैरी करने के लिए भी, ब्लड को प्रॉपरली फ्लो होने के लिए हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं। अगर ब्लड वेसल्स ना हो तो पूरे बॉडी में ब्लड फैल जाएगा, अलग तरह की परेशानी। सो ब्लड वेसल्स क्या है, इट इज ए घर में जो नल से ऊपर जो छत पर टंकी रहती है, वहां से जो पानी जाती है अलग अलग पाइप के द्वारा, कैसे जाता है, वह पाइप के द्वारा जाता है ना। तो इसे हमारे बॉडी में ब्लड जो है जिस पाइप के थ्रू जाता है वो ब्लड वेसल्स हो गए। क्लियर? ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन fills the lungs. ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये जो रिस्पायरेशन हुआ, इनहेलेशन हुआ, वह लंग्स जो है सो अपने अंदर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसके बाद क्या, लंग्स का काम यहीं तक है, वह एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसके बाद जो है सो ब्लड आया, बोला डोंट वरी, अब मैं आगे का काम संभालता हूँ। और लंग्स में जो ऑक्सीजन है वह ब्लड सेल्स में डिफ्यूज हो जाता है और ऑक्सीजन को लेकर चला ब्लड अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाने। The blood picks up the waste materials including carbon dioxide from the cells. This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of the carbon dioxide. अब बॉडी अलग अलग पार्ट्स में जो रिस्पायरेशन हुआ, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना और भी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बने, वेस्ट प्रोडक्ट बने, वह क्या होगा, वह जैसे वापस जैसे वेन के थ्रू ब्लड में हार्ट में आया। और हार्ट क्या किया कि उस ब्लड को बोला जाओ पहले लंग्स में अपना सारा कचरा निकाल के आओ। तो लंग्स में जैसे गया, वहां कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया और वापस में फिर ऑक्सीजन लेकर आ गया हार्ट में, और हार्ट जैसे उसको पंप कर दिया प्योर ब्लड को फिर बॉडी के पार्ट्स में। और जो भी कचरा वाला ब्लड था वो भी हार्ट में आता है और हार्ट उसको लंग्स में भेजता है, क्यों, अपना कचरा बाहर छोड़कर आओ और ऑक्सीजन लेकर आओ। So, two types of blood vessels, arteries and veins are present in the body. नेक्स्ट स्लाइड में तुम देखोगे फिगर, जो बॉडी में आर्टरी और वेंस होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स का काम करते हैं। आर्टरीज का क्या काम है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। नाम से बतलाए आर्टरी क्या है कि रेड था, याद करो पीछे की स्लाइड में आर्टरी को मैंने रेड सेल्स कलर में दिया था, वेंस को ब्लू कलर में दिया था। तो आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेंस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वाला ब्लड होता है उसको वापस लेकर आता है। तो आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। हार्ट जो है पंप जो कर रहा है वो आर्टरी के थ्रू जैसो अलग अलग पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाता है। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। अब देखो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
मोटर से कभी पानी निकलते देखो, मोटर चलाए कि पानी जैसे तेजी से फेंकने लगा, तो मोटर के पास जो पानी रहता है उसमें कितना प्रेशर रहता है, बहुत ज्यादा। और अगर कमजोर पाइप पर हाथ पानी को फाड़ पाइप को फाड़ के पानी निकल जाता है। तो हार्ट जो है हमारा यहाँ, वो भी बहुत बड़ा गॉड मेड ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय पंप है, नेचुरल, मैन मेड नहीं है। और यह ऐसा पंप है 24/7 जैसे काम करता है, कभी रुकता नहीं। और ये रुक गया तो जय सिया राम, आदमी ही रुक गया। तो ये जो पंप कर रहा है तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, इसलिए जो ब्लड हार्ट से अलग अलग पार्ट्स में ले जा रहा है, उसका मजबूत होना, ब्लड वेसल्स का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए उसके वाल क्या होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं और इलास्टिक होते हैं। बाई चांस की थोड़ा प्रेशर बढ़ गया तो फटे नहीं, थोड़ा झटका झेल ले, थिक इलास्टिक वाल्स होते हैं। और अगर कभी तुमको ध्यान होगा, कभी डॉक्टर के पास अपने पेरेंट्स के ब्लड प्रेशर बीपी का रिपोर्ट देखोगे, तो बीपी भी फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है, जैसे आइडियली 120/80, ऊपर में 120 नोमिनेटर और नीचे न्यूमरेटर ऊपर हो गया 120 और नीचे डिनोमिनेटर 80। तो ऊपर का प्रेशर ज्यादा दिख रहा है ना, तो क्यों ऊपर का प्रेशर है कि ये आर्टरी, जो हार्ट से आर्टरी में ब्लड जा रहा है उसका प्रेशर बतलाता है, इसलिए ज्यादा रहता है। नीचे आगे देखेंगे थोड़ा कम रहता है, इसलिए उसका प्रेशर कम रहता है। क्लियर? आर्टरी क्या होता है, ठीक और इलास्टिक वाल होता है, क्या करता है, हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, लंग्स में नहीं। आगे देखेंगे लंग्स में अलग नाम हो जाता है, थोड़ा उल्टा हो जाता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसलिए। पल्स रेट। बुखार हुआ जी, मम्मा बुखार है, आज स्कूल जाने का मन नहीं। अच्छा देखे जरा हाथ, मम्मा हाथ में क्या दिखती है, अब बोलती है नहीं 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 तुमको बुखार तो नहीं है। कभी ऐसा हुआ है? लगभग सारे बच्चे बहाना बनाते हैं कभी कभी स्कूल नहीं जाने का। और सबसे पहले मम्मा हो या पापा हो, तुम्हारे पल्स ही चेक करते हैं। ये पल्स क्या है, कभी गौर किए हो? ये जो हाथ है, यहाँ पर फिगर में देख रहे हो, बीच में जो पाइप जैसा दिखता है, वहां पर फिंगर टच करने से कुछ फक 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 पता चलता है। जैसे हार्ट में जैसे धक 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 करता है, वैसे ही यहाँ भी करता है। प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। ये राइट हैंड है, यहाँ क्या करना है, मिडिल और इंडेक्स फिंगर, दिस इज मिडिल फिंगर, दिस इज इंडेक्स फिंगर। अब इसको प्लेस करो ऑन इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट, लेफ्ट रिस्ट पे। लेफ्ट क्यों, क्योंकि हार्ट का नजदीक रहता है, यहाँ ज्यादा अच्छे से फील होगा। You will feel some throbbing movement. This throbbing is called pulse and it is due to the blood flowing in the artery. मतलब है कि आर्टरी जो ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, तो वो जो प्रेशर होता है वो फील किया जा सकता है, इसी को कहते हैं पल्स। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। अब 1 मिनट में तुम देख लो काउंट करके कितना बार पल्स किया। यही पल्स जो है पर मिनट कहलाता है। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट ऑफ पल्स इज कॉल्ड पल्स रेट। रेट मतलब एक यूनिट टाइम में कोई भी काम का फ्रीक्वेंसी। याद रखना, जब भी पढ़ो तो सिर्फ एक सब्जेक्ट को मत पढ़ो, फिजिक्स में भी तुमको रेट आएगा। हाँ, स्पीड क्या है, 1 मिनट में कितना दूर चले, तो जहां रेट रहे मतलब एक यूनिट टाइम होगा। तो जहां पल्स रेट यानी यूनिट टाइम, यूनिट मिनट, यहाँ 1 मिनट में हम कितना फक फक कर रहा है, पल्स हो रहा है, नंबर ऑफ पल्स, उसको कहेंगे पल्स रेट। आइडियली रेस्टिंग पर्सन, जैसे भी मैं बैठा हुआ हूँ रेस्टिंग में हूँ, तो हमारा पल्स रेट 70 to 80 होना चाहिए। कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, क्यों होता है आगे की क्लासेस पढ़ोगे, उसको अलग अलग नाम दिया गया है। हमारा हार्ट रेट ज्यादा रहेगा तो पल्स रेट ज्यादा होगा, हार्ट रेट कम होगा, हार्ट रेट मतलब पंप कम किया तो पल्स रेट कम होगा, पल्स ज्यादा किया हार्ट रेट ज्यादा हो गया तो पल्स रेट बढ़ गया। और जनरली फीवर जब होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो हमारा जो हार्ट का पंपिंग होता है बढ़ जाता है, इसलिए जैसो पल्स रेट भी उसमें बढ़ जाता है। और अगर फीवर नहीं है, मम्मा को बोले मम्मा आज फीवर है, मम्मा ने तुरंत देखा, अच्छा बेटा यहाँ पल्स तो तुम्हारा 70 ही है, तब तो नहीं, वही 100 है। अरे देखिए ना 100 पल्स चल रहा है, इसको जरूर फीवर हो गया, डॉक्टर से दिखा लेते हैं आ जाकर। क्लियर?
नाउ आर्टरी हमने देखा, अब वेन्स देखते हैं। वेन्स क्या है? वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। हमने बतलाया ना कि अलग अलग पार्ट्स में जब ऑक्सीजन पहुंचा है, ऑक्सीजन पहुंच गया, अब उस रिटर्न में जो कचरा उचरा है वह क्या है, वापस लेकर हार्ट में पहुंचाना जरूरी है। कभी समुद्र की लहर को देखे हो? समुद्र की लहरें जब आती है समुद्र के किनारे, तो रिटर्निंग में किनारे पे जो भी कचरा रहता है सबको समेट के चली जाती है। वह उसी तरह जो ब्लड है वह रिटर्निंग में जो बॉडी जिस पार्ट में ऑक्सीजन दिया वहां का जो कचरा है, लाओ बेटा लाओ मुझे दे दो, वहां से जैसो सारा कचरा लेके वापस हार्ट को पहुंचा दिया। अब रिटर्निंग वक्त जो ब्लड का फ्लो है धीरे होगा। लहर, समुद्र की लहरी देखो आने वक्त बहुत तेज रहता है, रिटर्निंग में थोड़ा स्लो हो जाता है। इसलिए जो है जो वेन्स है वो डायरेक्ट लंग्स में कचरा नहीं डाल रहा है, हार्ट में पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि किसी तरह हार्ट में पहुंच जाए, हार्ट फिर उसको पंप करके वेन्स लंग्स में पहुंचाएगा। तो वेन्स का जैसे वाल्स जो है वह पतला होता है। अब देखो यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये पतला क्यों बनाया गया है? हमारे जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसको ईश्वर का सबसे बेहतरीन रचना मानव को कहा गया, और ये जो मशीन है ना उससे आज तक ऐसा मशीन इतने बड़े साइंटिस्ट भी नहीं बना पाए जो भगवान ने बनाकर हमें दिया है। अब देखो ये जो वेन्स है, ब्लड जिसमें जा रहा है उसको पतला बना दिया गया। क्यों? ताकि उसका स्पीड बढ़ जाए। जैसे मोटे पाइप में स्पीड जो है वह कम रहा, मोटे पाइप में पानी का स्पीड लंबे दूरी पर जाकर धीरे हो जाएगा, स्लो होने लगेगा। उसका स्पीड बढ़ाने के लिए उसके अंदर एक पतला पाइप डाल दो, पतला पाइप में जैसे जाएगा स्पीड बढ़ गया। जिससे हमने एग्जांपल दिया था घर में पाइपिंग का, पानी का जो पाइप होता है, टंकी सारा मोटा पाइप घर के अंदर आया, थोड़ा पतला हुआ, बेसिन में गया और पतला हो गया। तो वेन्स को इसलिए पतला कर दिया गया ताकि ब्लड का स्पीड बढ़ जाए, नेचुरली बढ़ जाए। नाउ अब देखो वेन में एक और इंटरेस्टिंग चीज बना है, व्हाट ए ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई नेचर जो है, नेचर के सामने सारे, कभी कभी हम लोग कितनी भी तरक्की कर ले नेचर के सामने सरेंडर कर जाते हैं। क्यों? कि इस नेचर की बराबरी आज तक नहीं कर पाए। अब देखो वेन्स में चूंकि कचरा है और गलती से कहीं स्पीड भी कम है, वापस आ गया तो प्योर ब्लड में मिल गया तो क्या हो गया? झाड़ू लगाई, कचरा हवा मुड़ के जैसो अंदर आ गया, क्या होगा? सारा मेहनत बेकार। तो भगवान ने क्या किया? रुको रुको, तुमको रिटर्निंग का कोई स्कोप नहीं है, एक भाल्व्स लगा दिए। दिस वेन्स है there are valves present in veins which allow blood to flow only towards the heart। ये जो भाल्व होते हैं ना वह यूनिडायरेक्शनल होते हैं, एक तरफ जो चले गए, जिससे साइकिल में हवा देते हैं ना, साइकिल के नोजल में एक रबर ट्यूब रहता है, वह भाल्व्स होते हैं। हवा दे दो, उसके बाद देखो हवा बाहर नहीं आएगा, जब तक ढक्कन नहीं कस दिए पड़ा रहेगा। तो भाल्व्स जो होता है वह यूनिडायरेक्शनल होता है, उससे वापस नहीं जा सकता है। जिससे कुकर की सीटी में भी भाल्व्स होते हैं, वह जो है अंदर से बाहर तो निकलने देता है, बाहर से अंदर नहीं जाने देगा। ये वेन्स में जो ब्लड होते हैं ना वह हार्ट की ओर जा रहा है। कितना भी स्पीड कम हो गया, हार्ट जो है वेन्स में उल्टा ब्लड नहीं जा सकता है, हार्ट की ओर जाएगा क्योंकि वहां वाल्व लगा हुआ है। नाउ the arteries divide into small vessels on reaching the tissue. They divide further into extremely thin tubes called capillary. The capillary join to form veins which empty into the heart. अब जो है ये आर्टरी मोटा, वेन्स पतला, वो दोनों को क्या कसा जाता है? प्लम्बर आके कोई कसता है? नहीं नहीं, तुम देखोगे कि बहुत सारे पतले पतले रेशे जैसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कभी उंगली कट गया, गौर करना, बहुत पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। पाइप कट गया तो बहुत मुश्किल है, नस कट गया है, बोलता है नस कट गया, मर गया एक्सीडेंट में, कोई नस कट गया तो उसको बहुत सेफ्टी के साथ रखा जाता है। तो स्किन में जो रहता है ना वो कैपिलरीज होते हैं, रेशे होते हैं। ये जो
कैपिलरीज दिख रहे हो, ये क्या बहुत थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आर्टरी और वेन्स के फ्यूजन, जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ कैपिलरीज के थ्रू मिलते हैं, ताकि यहाँ से ऑक्सीजन चला गया और यहाँ का कचरा अंदर चला गया। और ये जो थिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा काम करेगा। याद करो, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, क्यों? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मैक्रोबिलाई, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है। तो जहाँ कभी एक्सचेंज का जैसा काम होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा हमें फायदा करता है। अब ये जो बूझो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या कंफ्यूज हो गया भाई? आई एम कंफ्यूज, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। मैंने बतलाया ना, आर्टरी जो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड पर लेता है, लेकिन द पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज है, वह हार्ट से लंग्स की ओर जा रही है। नाम है पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब लंग्स। लंग्स का जो डॉक्टर होता है इसको पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। बार बार मैं बोलता हूँ, साइंस में मैक्सिमम लैटिन वर्ड के यूज किए गए, जितने टर्म्स हैं, तो टर्म्स का मतलब समझो। एक बार समझ गए, रटने की जरूरत नहीं रहेगी, याद रहेगा। जहां रहेगा पल्मो, लंग्स। तो लंग्स में जो आर्टरी जा रही है, हार्ट से जो लंग्स में ब्लड जा रहा है, उसको नाम दिया पल्मोनरी आर्टरी। यह कहाँ जा रहा है? कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट ए वेन। अब देखो, यह जो है चूंकि हमने पढ़ा कि आर्टरी, हार्ट से सारे जगह जा रहे हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड। कहाँ जा रहे हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड। कैसा पंप करता है ब्लड? ऑक्सीजन रिच ब्लड करता है। किसके द्वारा जा रहा है? आर्टरी के द्वारा जा रहा है। द ब्लड being carried to different parts of body from heart through artery। ये लंग्स जो है वो भी तो बॉडी का पार्ट्स है ना, तो लंग्स में जो ब्लड जा रहा है, हार्ट से जा रहा है, उसको भी आर्टरी ही कहेंगे, क्योंकि आर्टरी हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। अभी तुम पढ़े कि जो डिफरेंट पार्ट्स में जो कचरा आ रहा है वह वेंस के थ्रू हार्ट में गया, गया ना। अब हार्ट पंप कर रहा है लंग्स में, ये जो हार्ट से लंग्स जा रहा है ना ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, डीऑक्सीजनेटेड रहता है। और वह लंग्स में जाता है, फिर वहां से ऑक्सीजन लेता है और तब फिर हार्ट में आता है। अब बॉडी पार्ट से जब हार्ट में जाता है ब्लड, तो उसको क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। जैसे अलग अलग भाग में जा रहा था, तो यहाँ जो वेन था वह तो डीऑक्सीजनेटेड था, लेकिन लंग्स से जो वेन आ रहा है वो उसमें ऑक्सीजन है ना, लेकिन नाम उसका पल्मोनरी वेन है। तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज कर जाते हैं कि अभी तो सर जी आपने बोला कि वेन में जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं, ये पल्मोनरी वेन में भी होना चाहिए। नहीं नहीं, चूंकि और ऑर्गेन से हार्ट में जब जाता है तो उसको वेन कहते हैं, वेन के थ्रू जाता है। तो चूंकि लंग्स भी एक ऑर्गेन है और ऑर्गेन से हार्ट में जा रहा है, इसलिए उसको नाम दिया पल्मोनरी वेन। लेकिन चूंकि लंग्स में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है हार्ट में, इससे पल्मोनरी वेन में क्या होगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड होंगे। Pulmonary vein carry oxygen rich blood from the lungs to the heart. So I think it is clear from this figure 0.73, जो कि schematic diagrammatic representation, schematic diagram of circulation। ये जो सर्कुलेशन है ह्यूमन बॉडी में, क्लोज्ड सर्किट सर्कुलेशन है। याद रखना, क्लोज्ड सर्किट, एक दूसरे में मिलता नहीं, आगे और पर हो गए। ओपन सर्किट में, जिससे कॉकरोच में ओपन सर्किट रहता है, ब्लड पूरा फैला रहता है बॉडी, ह्यूमन में ऐसा नहीं रहता, ये पाइप से बना हुआ है, और गंदा ब्लड अलग, साफ ब्लड अलग, चेम्बर चेम्बर जैसा बना हुआ है। तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? आर्टरी के थ्रू जा रहा है। आर्टरी में ऑक्सीजन रिच होता है, वह कैपिलरीज के थ्रू बॉडी में ऑक्सीजन को और फूड को रिलीज करता है, और वही कैपिलरीज रिटर्न में वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, वेंस के थ्रू हार्ट में वापस आते हैं। रास्ते में कचरा वापस ना आ जाए, इसलिए हार्ट में वाल्व्स लगे रहते हैं, ताकि वह वन साइडेड फ्लो को इंश्योर कर सके। अब हार्ट
उस कचरे वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है। लंग्स भी चूंकि बड़ी पार्ट है, इसलिए लंग्स में जो जा रहा है वह आर्टरी कहलाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। और फिर लंग्स जो है उसको ऑक्सीजन रिच बनाकर हार्ट में भेजता है और वापस अल्टीमेटली हार्ट उसको अलग अलग पार्ट्स में भेजता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको जरा अच्छे से गौर से पढ़ना। नाउ द हार्ट, जैसे लंग्स के बाद हार्ट ही इंपॉर्टेंट है। द हार्ट इज एन ऑर्गन व्हिच बीट्स कंटिन्यूअसली टू एक्ट एज ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड व्हिच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विथ इट। जैसा बार बार मैं बोल रहा हूँ, हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, लगातार ये मोटर पंप की जैसे काम करते रहता है और यह नॉन स्टॉप काम करता है। हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी with its lower tip slightly tilted towards the left। ये जो रिब्स होता है ना, स्टर्नम, ये जो भालानुमा स्ट्रक्चर होता है यहाँ बोन का, उसके सटा हुआ रिब्स के इसके अंदर लेफ्ट साइड थोड़ा धसा हुआ हार्ट पाया जाता है। The two upper chamber are called atria and two lower chamber are called ventricles। देखो, आर्टिया आर्टरी हो गया, वेंट्रिकल्स जिसमें वेन से जाता है। तो हार्ट 4 चैम्बर बटा हुआ है, अलग अलग चैम्बर बतला रहे थे ना। आर्टिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेंगे और वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेंगे, दोनों मिल जाए इसलिए अलग अलग चैम्बर बनाया गया है। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, start from the right side of the heart in figure 7.3 जो लास्ट स्लाइड में था फिगर। follows the arrows, these arrows show the direction of blood from the heart to the lungs and back to the heart। लास्ट स्लाइड में जो फिगर हमने बतलाया था बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था, उसमें तुम देखोगे ब्लड किस तरह जाता है, राइट साइड से हार्ट से आर्टरी में जाता है, आर्टरियम के थ्रू। कुछ बच्चों में बहुत रेयर डिजीज है लेकिन होता है, वो जो चेम्बर होते हैं ना उसमें छेद हो जाते हैं, जिससे क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं और पूरा बॉडी, जैसे वेन का फिगर बतलाया था ना, ब्लू, पूरा ब्लड बॉडी जैसे ब्लू होने लगता है और उसका ऑपरेशन बहुत जरूरी होता है, इसलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम भी उसको कहा जाता है। खैर, अभी हम हार्ट के बारे में सिर्फ जाने। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 2 चैम्बर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पार्टीशन अलग अलग किया गया ताकि दोनों मिल ना जाए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्ट्रियम, आर्ट्रिया प्लूरल हो गया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स वेन से कनेक्ट है, आर्ट्रियम आर्टरी से कनेक्टेड है। ओके, अगेन दिस पिक्चर देखो, ये एओर्टा जो हार्ट से जैसे निकलाता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ये लंग्स में जा रहा है, लंग्स से ब्लड इसमें आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी थ्रू हार्ट में, और एओर्टा के थ्रू जैसे अलग अलग पार्ट में जा रहा है। पल्मोनरी वेन या लंग से कनेक्टेड है, ये गया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, ये चैम्बर बना हुआ है ना, यहाँ पर जो है यहीं पर जैसो वाल्व्स रहते हैं। फिर इसको सिंपल फॉर्म में समझाया है कि किस तरीके से लंग्स है, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेड ब्लड लाइन के थ्रू आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, और हार्ट से जो है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, पूरे बॉडी में गया, और बॉडी के अलग अलग हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, फिर हार्ट में आया, और हार्ट उसको क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में दिया, लंग्स जो है फिर वापस इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में भेज दिया। ये साइकिल हार्ट और लंग्स के बीच चलता रहता है। इस फिगर को अच्छे से पढ़ना, कोशिश करना ड्रॉ करने का भी। ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है लंग्स और हार्ट के बीच। मैं पीछे की स्लाइड्स में इसको डिस्कस डिटेल से कर रखा हूँ। अगेन मैं रिवाइज कर दूँ, ये लंग्स का काम है ब्लड में जो लंग्स में जो
ऑक्सीजन इनहेलेशन के बाद स्टोर होते हैं वो ब्लड में मिलते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। यह रेड ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड को बतला रहा है। यह पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन हुआ, पल्मोनरी आर्टरी ये हुआ जो कि हार्ट से ब्लड में जा रहा है। आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लंग्स को जा रहा है, वहाँ ये रिफाइन हुआ और हार्ट में वापस आया। हार्ट में अलग अलग बड़ी आर्टरी के थ्रू जा रहा है और अलग अलग बड़ी किस्से से फिर वेन के थ्रू ब्लू लाइन वेन हो गया, यहाँ से आया। अब वेन क्या किया, फिर इसको लंग्स में भेज दिया रिफाइन होने के लिए। लंग्स में जो वेन जाएगा वह उसकी हार्ट से लंग्स में जा रहा है, यह पल्मोनरी आर्टरी हो गया, और लंग्स से वापस हार्ट में आ रहा है तो पल्मोनरी वेन हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत करना। ना हार्ट बीट देखो, प्राय डॉक्टर अंकल आंटी के गले में एक लटका रहता है हमेशा, क्या देख उसका नाम पता है? उसका नाम है स्टेथोस्कोप। और जब भी डॉक्टर पास जाते हो क्लिनिक में, सबसे पहले डॉक्टर अंकल कान में लगाए और तुम्हारे चेस्ट में सटा के देखते हैं। क्या देखते हैं उस भाई? क्या देखते हैं? उससे हार्ट का साउंड सुनते हैं, हार्ट बीट। तुम ऐसे भी कान सटाओ किसी का हार्ट चेस्ट में तो सुनाई देगी, लेकिन ये स्टेथोस्कोप में वो क्लियर साउंड आता है। उसमें क्या होता है, ये ईयर पीस होता है जो कान में लगाते हैं, और ये डायफ्राम होता है जो पल्स को सेंस करता है, और यहाँ होलो ट्यूब होता है। इस ट्यूब के थ्रू ईयर पीस में एकदम साफ साफ सुनाई देता है। The heartbeat of a person can be heard with the help of an instrument known as a stethoscope. Record your own pulse rate and heartbeat and that of your friends while resting and after running. रेस्ट में देखो पल्स रेट क्या है, हार्ट बीट क्या है। अगर तुम्हारे पास स्टेथोस्कोप है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट सुन सकते हो, उसको नोट करो और फिर थोड़ा एक्सरसाइज करके साइकिल चला के या दौड़ते हुए आओ, भागते हुए, और तब देखो दोनों में क्या अंतर आता है, जरा देखना और कमेंट बॉक्स में बताना। Do you find any relationship between your heartbeat and pulse rate? Each heartbeat generates one pulse in the artery, and the pulse rate per minute indicates the rate of heartbeat. समझ गए? पीछे बताया था ना बुखार वाला एग्जांपल कि पल्स रेट से मम्मा चेक कर लेती है, पकड़ लेती है कि तुमको बुखार है कि नहीं। पल्स रेट क्या चीज से डायरेक्टली है? एट ए रिलेटेड हार्ट से। जितना पल्स रेट हमारा होगा उतना ही हार्ट रेट होगा, हार्ट बीट होगा। क्लियर? The rhythmic beating of the various chambers of heart maintains circulation of blood and transport of substance to the different parts of body. ये जो रिदमिक बीट होता है ना, रिदम मतलब लगातार एक लय में, यानी कि बहुत कभी बहुत तेजी से हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा हुआ एबनॉर्मल है, में किसी हार्ट में प्रॉब्लम है। Animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. स्पंज और हाइड्रा जो यूनिसेलुलर होते हैं उसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन एज इट इंटर्स देयर बॉडी, एंड द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। जिस पानी में रहते हैं ना, वह पानी अपने साथ भोजन भी लाया और ऑक्सीजन भी लाया, और उसके बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब कर लिए, और बॉडी में जो कचरा उचरा है वह पानी के साथ निकल गया। यह उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। Thus, the animals do not need any circulatory fluid like the blood. इसलिए इसे एनिमल्स में कोई ब्लड नहीं होते हैं। The English physician William Harvey discovered the circulation of blood. The current opinion in those days was that blood oscillates in the vessels of the body. For his views, Harvey was ridiculed and he was called circulator. He lost most of his patients. However, before he died, Harvey's idea about circulation was generally accepted as a biological fact. प्राय देखोगे कि विद्वान लोग होंगे, साइंटिस्ट लोग होंगे, उसकी बात दूसरों में लोग वैल्यू नहीं देता है। तो विलियम हार्वे जो है वह जो है फिजिशियन था। फिजिशियन मतलब डॉक्टर, जो जनरल फिजिशियन होते हैं, और उनका सब ब्लड के बारे में बोलते हैं। ब्लड जैसे ऑसिलेट करते रहता है। ऑसिलेट मतलब हिलते जुलते, घड़ी के पेंडुलम की तरह, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और
उसमें का जो कॉमन प्रिंसिपल था कि ऑसिलेट करते रहता, लेकिन ये हार्वे जो था बोला ना ना नहीं, ऑसिलेट नहीं करता, वो सर्कुलेट करता है, यानी सर्कल में मूवमेंट करता है। उनकी बात से लोग उसको पागल समझते, तो उसके बहुत सारे पेशेंट उसको छोड़कर जाने लगे। लेकिन बाद में हार्वे का जो आइडिया था सर्कुलेटरी मूवमेंट, वही पाया गया सही, और उसको जैसो एक फैक्ट के रूप में उसको दर्जा दिया गया। फैक्ट मतलब जो ट्रुथ है। ना ब्लड डोनेशन, आजकल फेसबुक वगैरह पर बहुत देखते होगे, ब्लड डोनेशन कैंप लगते रहता है। ब्लड डोनेशन करने से क्या होता है, कभी सोचे हो? घर में कोई मना भी करता है कि ब्लड डोनेट मत करो, कमजोर पड़ जाओगे, ऐसा होता है क्या? वास्तव में ऐसा नहीं होता है, बायोलॉजी ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। हर ब्लड सेल्स का एक लाइफ होता है। मान लो कि 3 मंथ्स का एक लाइफ होता है। वो 3 महीने बाद वो ब्लड जो है सेल्स, आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स और या व्हाइट ब्लड सेल्स, वो मरना ही मरना है, डेड हो जाएंगे, उसके बाद नहीं टिकते हैं। तो क्या होगा भाई, ब्लड डेथ खत्म हो जा रहा नहीं, नया बनते भी रहता है। तो डेली जो है सो ब्लड बनते रहते हैं और ब्लड टूटते रहते हैं, यह साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है। तो हम ब्लड को कितना भी प्रिजर्व करके रखें, प्रिजर्व रहता नहीं है, ब्लड खत्म हो जाता है। तो जब खत्म ही होना है तो हम किसी को डोनेट कर दें। हाँ, कोई चीज़ बर्बाद हो तो क्या करते हैं, घर में पुराना कपड़ा खराब हो जाए, इससे बढ़िया किसी को देना पसंद करते हैं ना। तो जब पुराना कपड़ा दे सकते हैं तो अपना पुराना ब्लड क्यों नहीं। तो ब्लड डोनेट करने से हमारे बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ता है। ब्लड तुरंत फिर बॉडी में बन जाता है, बनने में थोड़ा टाइम लगती है, थोड़ी सी तत्कालिक कमजोरी तुरंत आ सकती है क्योंकि हमारे शरीर से ब्लड निकला है, लेकिन वह तत्काल भर के लिए रहेगा, कोई उससे शरीर पर असर नहीं पड़ता है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। जब एक्सीडेंट होता है उस समय ब्लड शरीर से बहुत निकल जाता है, और दुर्भाग्य से ब्लड अगर नहीं मिला, ब्लड बैंक में नहीं रहा, कोई उसे ब्लड डोनर नहीं मिला, तो उसकी मौत तक हो सकती है। तो अगर हम किसी की इमरजेंसी में, किसी के एक्सीडेंट में ब्लड देने का काम करते हैं, उसकी ज़िंदगी बचाते हैं, तो कितना बड़ा काम करते हैं। लेकिन याद रखना, छोटे बच्चे ब्लड डोनेशन के लायक नहीं होते हैं। ओनली एडल्ट कैन डोनेट ब्लड। Voluntary blood donation is harmless and painless and can save precious lives. Blood can be donated at hospitals and other places authorized by the government. हर जगह ब्लड डोनेशन नहीं किया जा सकता है। क्या रिस्क है भाई? हाइजीन अगर नहीं मेंटेन हुआ तो ब्लड डोनेशन के दौरान जर्म्स आने के रिस्क रहेंगे ना, तो एक नई बीमारी पैदा हो जाएगी। तो उस सब झंझट से बचने के लिए सिर्फ हॉस्पिटल में या जो गवर्नमेंट ऑथराइज एजेंसी है वहीं ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और डोनेटेड ब्लड जो होते हैं वह पूरे अच्छे से ब्लड बैंक में रखे जाते हैं। बच्चों, ये सर्कुलेटरी सिस्टम लगभग फिनिश हो गया है। मैंने शुरुआत में बतलाया था, जो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, जो फूड मटेरियल्स कैरी करता है या वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम को कवर करता है। तो जैसा देख रहे हैं लगभग 50 मिनट्स हो चुके हैं। ज़्यादा लंबा में स्टडी आपको थका देगा, आपका इंटरेस्ट खत्म कर सकता है, इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम अलग से पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में डालेंगे। ओके, सो अब जरा एक बार फिर से रिवाइज कर लें। जो भी पढ़ो उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू 2 लूप्स, double circulation, one for oxygenated blood and another for deoxygenated blood. याद है ना, रेड और ब्लू लाइन। रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको आर्टरी कहते हैं, ब्लू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको वेंस कहते हैं। द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, 2 आर्ट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 ऑरिकल्स, ऑरिकल्स को ही आर्ट्रिकल्स भी कहते हैं। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम possesses a body wide network of blood vessels. This comprises arteries, veins and capillaries. ये जो पूरे बॉडी में तार की तरह, यानी पतला पतला पानी के पाइप की तरह से सब फैला रहता है। आर्टरी, वेंस और पतला पतला जो हेयर लाइक थिन स्ट्रक्चर होता है उसको कैपिलरीज कहते हैं। The primary function of blood vessels is to transport oxygenated blood and nutrients where to all parts of body, and it is also tasked with collecting metabolic waste to be expelled from the body. प्राइमरी फंक्शन क्या था? ऑक्सीजन और खाना पहुंचाना, और लौटने के बाद कचरा भाई दे दो हमको, ले चले जाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट पंप करते रहता है ना, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेंस एंड कैपिलरीज। इन ह्यूमंस ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज एंड वेंस
and the heart act as a pumping organ. Blood consists of plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. प्लाज्मा क्या था? फ्लूइड, ब्लड फ्लूइड. रेड ब्लड सेल्स जो लाल दिखता है हीमोग्लोबिन की वजह से. व्हाइट ब्लड सेल्स जो पस बतलाए, डिफेंस, बड़ी डिफेंस का मैकेनिज्म है. और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होता है? जो उसमें प्लाज्मा में, ब्लड फ्लूइड में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो फूड वगैरह ले जाते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं. ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. The human heart beats about 70 to 80 times per minute in an adult person. This is called heart rate. और heart rate जितना ही लगभग pulse rate में होता है. Artery carry blood from the heart to all parts of body and veins carry blood from all parts of body back to the heart. हाँ? इसलिए जब veins में हार्ट से जब ब्लड जाएगा, लंग्स में हार्ट से जब ब्लड जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी. लेकिन हार्ट से लंग्स में जा रहा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग्स से जब ब्लड आ रहा हार्ट में वह वेन्स होगा. वेन कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट, लंग्स भी पार्ट है तो पल्मोनरी वेन. लेकिन पल्मोनरी वेन में क्या था? अब वहाँ ऑक्सीजन आ गया. ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन अब तुम इतने पढ़ लिए, इतने समझ लिए कि अब कभी तुम्हें घबराहट नहीं होगी. So thank you again. Thank you children for visiting the channel. I request to support. Please subscribe our channel. बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, और मुझे अच्छा लगेगा अगर हमारे एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं आप लोग, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और शेयर करते हैं. थैंक यू.